देखो एक चीज पहले तो है ना, क्लास 12 में ये दिमाग में डाल के चल लो कि हो सकता है नवंबर में एग्जाम हो, नवंबर एंड में। ठीक है, दो एग्जाम हो, है ना। तो आप दोनों ही दे सकते हो, और आपको मतलब दोनों में से जिसमें भी अच्छा मार्क्स आएगा ना, वो रिटेन करने का मौका दिया जाएगा। कोशिश करेंगे पहले वाले में ही आ जाए, ताकि दूसरे वाले में आप जेई मेंस वगैरह की क्या कर रहे हो, तैयारी कर रहे हो, मतलब चला उसमें भी बोर्ड की तैयारी करें तो हो गया, है ना। और उसके हिसाब से जो होगा, वी विल ट्राई टू कंप्लीट दिस बाय अक्टूबर। बाकी तो अभी एक दो महीना में तो आ ही जाएगा कि कब होगा एग्जाम, क्या होगा क्या नहीं होगा, ठीक है। तो उसके हिसाब से हम लोग मैनेज करेंगे, बट आज की डेट में हमें पता क्या है कि हमें नवंबर के एंड तक एग्जाम देना है, और उस हिसाब से हमें करना है तैयारी। ठीक है, तो ये दिमाग में डालना है और फिर शुरू करना है ना। तो पहला चैप्टर विल बी हमेशा की तरह मैथ्स, जैसे पहले पिछले बार हुआ था, कुछ चैप्टर हमारा और कुछ चैप्टर अनिमेश सर का। ठीक है, तो मिक्स करके हम लोग पढ़ाएंगे आपको। और शुरू में, जैसे आपको पता है, जैसे यहाँ पर हम पढ़ते हैं तो शुरू में हम ज्यादा ज्यादा पढ़ लेते हैं, ताकि आपको टाइम ज्यादा मिल जाए उसको रिवाइज करने के लिए। ठीक है, तो अभी तो एक महीना वैसे ही क्लास चलेगा, छह छह क्लास, तीन तीन करके, तीन मेरा तीन सर का। और हम कोशिश करेंगे कि हम जितना ज्यादा कर लें उतना ज्यादा अच्छा है। ठीक है, और फिर बाकी धीरे धीरे करके कंप्लीट तो हो ही जाएगा, और समय से पहले ही कंप्लीट हो जाएगा। रिवाइज करना है, और इस जो गलती पहले क्लास 10 में करी है वो एकदम दोहराना नहीं है। जो भी होमवर्क मिलता जाएगा बनाते जाना है, और डाउट पूछते जाना है। ठीक है, पहली चीज। और दूसरा, भर भर कर सैंपल पेपर भी बनाना है। ठीक है, और तीसरा, भर भर कर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस बनाने हैं। इस पर गलती नहीं होनी चाहिए इस बार। ठीक है, 10 में आपने गलती करी, ये सब नहीं किए, इस बार गलती नहीं होना चाहिए। डे 1 में मैं आपको क्लियर कर दे रहा हूं। जैसे जैसे चैप्टर खत्म होता जाएगा, ठीक है, आप किताब खरीद लीजिएगा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का, और उसको बनाते जाइएगा। ठीक है, लास्ट का वेट मत कीजिएगा कि सब खत्म हो जाएगा उसके बाद बनाएंगे, नहीं, वो समय फिर नहीं आएगा, और एंड तो कभी होगा ही नहीं इस चीज का। ठीक है, तो हमेशा आप तैयारी के मोड में ही रहेंगे और हमारा कंप्लीट नहीं होगा। सो इन तीन बात को आपको दिमाग में रखना है। होमवर्क पूछना है, डाउट सारे क्लियर कर लेने हैं पहले ही, अंतिम क्षण का वेट नहीं करना है। ओके, सैंपल पेपर बनाना है। सैंपल पेपर तो चलो ठीक है, बाद में होगा, बट ये बनाते चलना है हर चैप्टर का। दिमाग में गया सभी के? प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो है, ये हर का बनाते हुए चलना है, आगे बढ़ना है। ठीक है, सो विद दिस विल स्टार्ट द फर्स्ट चैप्टर। ठीक है, मेरा तो चैप्टर वेक्टर्स है। ठीक है, उसके बाद जो आपका मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट्स है वो भी पढ़ाना है, और फिर लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वगैरह पढ़ाना है, एलपीपी वगैरह सब। ठीक है, और देखेंगे इसके बाद अगर कैलकुलस का भी टाइम मिलेगा तो वो भी पढ़ा देंगे। ठीक है, बट दिमाग में ये रखना है कि हमें सिलेबस को कंप्लीट करना है, और भागना नहीं है ना, सीखते हुए सिलेबस कंप्लीट करना है। ऐसा नहीं कुछ भी पढ़ा दिया और कुछ भी पढ़ लिए। ठीक है, कुछ भी पढ़ा देने से और कुछ भी पढ़ लेने से एग्जाम क्लियर नहीं होगा। ठीक है, तो जो एग्जाम में आता है वो पढ़ना है और अच्छे से करते जाना है। ठीक है, तो फर्स्ट चैप्टर इज वेक्टर, मैथ्स का। ठीक है, तो वेक्टर के बारे में आपने क्लास 11 के फिजिक्स में काफी सारा पढ़ा होगा, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है, तो वो सारी चीजें तो है ही यहाँ पर, प्लस थोड़ा सा मैथ्स भी है वेक्टर के साथ। ठीक है, तो विल स्टार्ट विद दैट। सबसे पहले, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ वेक्टर? वेक्टर क्या होता है? एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन होता है। एक ऐसा क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड होता है और साथ ही साथ डायरेक्शन होता है, उसे हम क्या बुलाते हैं? वेक्टर। मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ मैग्नीट्यूड? से फॉर एग्जांपल, इफ आई एम राइटिंग फोर्स, और फोर्स को हम कैसे लिख सकते हैं? 10 न्यूटन। तो मैग्नीट्यूड का मतलब ये हुआ 10 न्यूटन। मैग्नीट्यूड को भी अगर आप देखो तो उसमें एक नंबर होता है और उसका एक यूनिट होता है। ठीक है, फिजिक्स में ऐसे ही लिखते हैं हम वेक्टर को। हाँ, ये तो हमने मैग्नीट्यूड लिख लिया, अब इसके साथ हम और क्या लिखेंगे? डायरेक्शन। से फॉर एग्जांपल, इस तरीके का फोर्स, तो इस तरीके का फोर्स किस तरह से किस डायरेक्शन में है? लेफ्ट टू राइट। उसी तरह ये वाला, ठीक है, इसमें क्या लिखेंगे हम? राइट टू लेफ्ट।
तो ये मतलब हो गया हमारा डायरेक्शन का। ठीक है, एक वेक्टर को हम उसके मैग्नीट्यूड और उसके डायरेक्शन से क्या कर सकते हैं, डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है ये चीज। वेक्टर के साथ साथ क्या होता है, स्केलर। व्हाट इज स्केलर, जिसका बस और बस मैग्नीट्यूड होगा, कोई डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं है। से फॉर एग्जांपल मास, है ना। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल आपके पास एक मोबाइल फोन है, ठीक है, तो मोबाइल फोन को अगर हाथ में लो तो उतना ही वजन फील होगा, यहां पर लो चाहे कहीं पर भी चले जाओ, मोबाइल फोन को घुमा दो, ऐसे घुमा दो तो उतना ही वजन फील होगा। ठीक है, तो मास। और भी हैं एग्जांपल्स, जैसे फॉर एग्जांपल डेंसिटी इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर, प्रेशर इज एन एग्जांपल ऑफ स्केलर। ठीक है, तो सम क्वांटिटीज आर वेक्टर एंड सम क्वांटिटीज आर स्केलर इन नेचर। तो वेक्टर और स्केलर के बीच का डिफरेंस क्लियर है आपको सभी को। चलिए बढ़िया, नेक्स्ट बुक वाइज चलेंगे कैसे वेक्टर को डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हाउ डू वी डिनोट अ वेक्टर, हाउ डू वी डिनोट अ वेक्टर, मतलब एक वेक्टर का क्या मतलब होता है। ओके, हाउ डू वी डिनोट अ वेक्टर, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम वेक्टर को। तो से फॉर एग्जांपल हमें इस वेक्टर को रिप्रेजेंट करना है, तो किधर से किधर एरो बनाओ बेटा, ए से बी की तरफ। तो पहले क्या लिखेंगे, ए, फिर क्या लिखेंगे, बी, और इधर बना देंगे एरो। ठीक है, ए से बी की तरफ रिप्रेजेंटेशन लिख रहे हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए से बी की तरफ। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर ए से बी की तरफ। ठीक है, अच्छा, ए बी वेक्टर अगर इस तरीके से लिखा हुआ हो तो दिस मींस मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। ए बी वेक्टर इस तरीके से अगर लिखा हो तो इसको हम क्या बुलाते हैं, मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। बट मान लो कभी ऐसा लिखा हो, दिस मींस व्हाट, ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर। ठीक है, दिस मींस ओनली मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर, कोई डायरेक्शन डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं। ओके, सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे और खुश रहेंगे। सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखेंगे और खुश रहेंगे। मैग्नीट्यूड वगैरह कैसे निकालेंगे वो बात की बात है, बट पहले तो पता होना चाहिए कि वो लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज यूनिट वेक्टर। लिखो यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर जो किताब में है सब पढ़ जाएंगे, भले एनसीईआरटी में हो नहीं हो, ऐसा में जो होगा सब पढ़ जाएंगे। यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर का मतलब हो गया है एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1, एक ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, मैग्नीट्यूड इज 1। ठीक है, इसका मैग्नीट्यूड इज 1। हाउ इट इज डिनोटेड, रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, तो सपोज मान लो एक वेक्टर है ए। ठीक है, तो अगर मुझे ए वेक्टर का यूनिट वेक्टर लिखना है तो उसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, ए कैप, इस तरीके से। ओके, हाउ टू रिप्रेजेंट अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट यहीं पर लिखो, हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर।
अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग दिस वन, बहुत सवाल ऐसा मिलेगा, हाउ टू फाइंड अ यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर को फाइंड करने के लिए, ठीक है, से फॉर एग्जांपल मुझे ए कैप फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, जो भी वेक्टर हमें दे रखा होगा उसको ऊपर लिखेंगे और उस वेक्टर को उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, जो भी वेक्टर ऊपर लिखा होगा उसको हम वहां पर लिखेंगे और उसके मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। आई जे के कैप थोड़ा सा तो फेमिलियर होंगे ना हम उससे, है ना? तो चूंकि एग्जाम्पल के साथ लिखेंगे ना तो थोड़ा ध्यान रहेगा। तो ये एक्स एक्सिस होता है, ये वाई एक्सिस होता है, ये जेड एक्सिस होता है। एक्स एक्सिस पर यूनिट वेक्टर को क्या बुलाते हैं हम, आई कैप। वाई एक्सिस पर जे कैप और एक्स एक्सिस पर के कैप। से फॉर एग्जाम्पल एक वेक्टर आपको दे रखा है, 3 4 कर लो, 3 4 3 4, 3 और 4। पहले एक ही करो यार, 3 आई कैप। हाउ टू फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस, कैसे फाइंड आउट करेंगे, फॉर्मूले से। तो ऊपर पर क्या लिखेंगे, 3 आई कैप डिवाइडेड बाय द मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर। अब ए वेक्टर में जे कैप के कैप तो है नहीं, तो जो है उसी से डिवाइड कर देंगे। मैग्नीट्यूड क्या होगा, 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 विल गिव यू व्हाट, आई कैप। आ गया ना 1। दिस इज क्वेश्चन 1, दिस इज क्वेश्चन 2। ठीक है, एक दूसरा वेक्टर है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप, इसका यूनिट वेक्टर निकालेंगे हम रिप्रेजेंटेशन के साथ। तो पहले तो लिखो, तो बी वेक्टर डिवाइडेड बाय उसका मैग्नीट्यूड। ठीक है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, तो इसको हम लिखने जाएं तो 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। मैग्नीट्यूड निकालने सीखा होगा हमने, कैसे निकालेंगे आई कैप और जे कैप का मैग्नीट्यूड। हाँ, अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। कैसे आता है ये, मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं आप 3 आई कैप और 4 जे कैप का बिना फॉर्मूला के। कैसे आया वो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर। अरे वो सब फॉर्मूला है, फॉर्मूला नहीं पूछ रहा मैं नॉर्मल लॉजिकली पूछ रहा हूँ, वो 3 स्क्वायर और 4 स्क्वायर क्यों आया, कैसे आया, लॉजिक लॉजिक। पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है, तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ, अगर मान लो नॉर्मल एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट बनाते, है ना, नॉर्मल सिर्फ एक्स और वाई बना हुआ है ना, तब बनाओ यहाँ पर। तो इधर क्या लिखते हैं हम, 3 आई कैप, इधर क्या लिखते हैं हम, 4 जे कैप। ठीक है, उसके बाद चूंकि फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ये शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, वेक्टर को यहां शिफ्ट करके इसके एंड पॉइंट पर रख दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पैरेललोग्राम रूल में पढ़ा होगा, अभी भी बस खाली लिखकर निकल जाएंगे। और जे कैप, और व्हाट इज द नेट वेक्टर, दोनों को ऐड करके ऑरिजिन से ये बनता है। ठीक है, ये हमें क्या देगा, 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप। और इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकाल सकते हैं बेटा, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 3, इसका मैग्नीट्यूड क्या है 4, तो ये वाले का मैग्नीट्यूड क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, वही हम रटते हैं, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और 3 में आ जाएगा तो C स्क्वायर, है ना। तो थर्ड कर लेंगे हम, एक सी वेक्टर आपको दे रखा है 3 आई कैप प्लस 4 जे कैप प्लस 12 के कैप। निकालिए उसका यूनिट वेक्टर।
तो c वेक्टर डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ c वेक्टर which is equals to 3i 4j plus 12k divided by modulus of 3i 4j plus 12k, है ना। तो 3 और 4 का स्क्वायर 9, 16 और 25 और 12 विल गिव यू व्हाट 13, है ना। 13 का आया होगा, तो पहले लिख देते हैं कैसे आया। 169 आया ना। तो स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और 12 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 3i कैप 4j कैप प्लस 12k कैप, ठीक है। 9, 16, 9, 25, 25 और 144, 169, 169 का स्क्वायर रूट लोगे बेटा क्या आएगा 13, ठीक है। अच्छा, किसी किसी किताब में ना इनको अलग करके भी लिखा जाता है, जैसे इसको क्या लिख सकते हैं हम 3/13, है ना। 3/13 आई कैप प्लस दूसरे वाले को क्या लिख सकते हैं 4/13 जे कैप प्लस तीसरे वाले को क्या लिख सकते हैं 12/13 के कैप। ऐसे भी लिखा होता है, घबराना नहीं। तो अब मैथमेटिकली हम लिख लें हाउ यूनिट वेक्टर विल बी डिफाइंड, जिसका मैग्नीट्यूड क्या होता है 1। तो किसी भी वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड 1 हो जाए तो उसे हम क्या बुलाएंगे यूनिट वेक्टर। तो मैथमेटिकली ऐसे ही रिप्रेजेंट करेंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट इज इसमें कुछ पूछना है यूनिट वाले में, ये बहुत बार आएगा, ओके। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। नेक्स्ट इज इक्वल वेक्टर्स। पहले डेफिनेशन लिखो, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल, two vectors are said to be equal when their magnitude as well as the direction are same। मैग्नीट्यूड भी बराबर होना चाहिए और डायरेक्शन भी। वो दोनों क्या हो जाएंगे इक्वल, ठीक है। एग्जाम्पल, तो एक ही एग्जाम्पल जो लेके चल रहे हैं वही चलेंगे और क्या, यही ले लेते हैं 3, 4 और 12। बताइए इसके इक्वल मुझे अगर वेक्टर लिखना हो तो क्या लिख सकते हैं हम, इसी का इक्वल वेक्टर लिखना है क्या लिख सकते हैं, यही लिख देंगे और क्या करेंगे। इसका इक्वल यही होगा और क्या होगा, कुछ और हो सकता है क्या। क्योंकि अगर सुनिए क्यों ऐसा किया हमने, अगर आपने 3 की जगह 4 लिख दिया, ठीक है, तो क्या होगा चेंज चेंज हो जाएगा मैग्नीट्यूड, ठीक है। और अगर मान लीजिए आपने प्लस जे की जगह माइनस जे लिख दिया तो डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो सेम, ठीक है। इस पर कैसा क्वेश्चन आता है, फाइंड द वैल्यू ऑफ p for which p I cap 3j cap, 3 ऐसे ही लेके चल रहे हैं और सिंगल में भी आता है, इज इक्वल्स टू
ठीक है, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों में सेम रखना है। तो देख रहे हैं हम क्या, +3 और +12 दोनों जगह सेम है, तो किसको कंपेयर करेंगे, पी को 2 से, है ना। तो पी का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, सिमिलरली इसे कुछ सीखना है हमें, ठीक है, इसीलिए यहां पर ऐसे लिखा है। आसान सा है, x का वैल्यू 2, y का वैल्यू 3, z का वैल्यू 12। कहने का मतलब है कि हमें आई कैप का कोएफिशिएंट कंपेयर करना है यहाँ के आई कैप से, ठीक है। तो कल को मान लो इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा हुआ आ जाए तो वो भी हम कर सकते हैं। यहाँ पर मान लो लिखा हुआ एक्स 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 स्क्वायर प्लस 2x, चलो देखते हैं, घबराना तो है ही नहीं। अच्छा, एक मिनट रुक जाओ। बस कंपेयर करना है और क्या, हो गया कंपैरिजन। आसान सा है कंपैरिजन, बाकी तो एक जैसे हैं, उसको तो कुछ करना नहीं है। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x विल बी इक्वल्स टू व्हाट, -1। एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 विल बी इक्वल्स टू 0। एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर विल बी इक्वल्स टू 0। एक्स का वैल्यू क्या आएगा, ठीक है, एक बार पुट करके चेक कर लेते हैं। -1 का स्क्वायर करोगे क्या आएगा, +1, और +2 इंटू -1 करोगे तो -1 आएगा, तो ये भी -1 लिखा है, सेम हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका इक्वल वेक्टर्स, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट इज नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। ठीक है, तो से फॉर एग्जांपल ए वेक्टर दे रखा है, इसका नेगेटिव क्या होगा, -1 से हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो दिस विल बी नेगेटिव ऑफ वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसका नेगेटिव लिखिए। क्या करेंगे, पूरे वेक्टर को माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, क्या आएगा, -3i कैप -4j कैप। ठीक है, एक चीज और ध्यान रखना है कि जब वर्ड्स में वेक्टर लिखे होते हैं, से फॉर एग्जांपल हमने वो किया था ना ए बी वेक्टर, हाँ, इसका जब नेगेटिव लिखोगे तो नेगेटिव क्या होगा, माइनस ऑफ ए बी वेक्टर, और इसको क्या लिख सकते हैं, बी पीछे और ए आगे। ठीक है, तो इस तरीके से लिखा जाता है। इक्वल टू मत लिखना, नेगेटिव लिख लेना, इक्वल टू तो ऐसे ही लिखा जाता है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कैसे लिखते हैं।
ठीक है। आप खुद इसको रियलाइज कर सकते हो। इसका डायग्राम बनाना बेटा, ए बी वेक्टर का। एक ए बी वेक्टर बनाओ जरा, इधर बगल में ही बना लो ए बी वेक्टर। ठीक है। और हम सबको पता है इसका अगर मुझे नेगेटिव लिखा है तो नेगेटिव का मतलब क्या, पूरा उल्टा कर देंगे। उल्टा करोगे तो क्या होगा, इसको कैसे लिखेंगे, अभी जस्ट लिखा था हमने, सीखना। एरो को बाद में और जहां से शुरू हो रहा है उसको पहले। तो ए बी वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, बी ए वेक्टर। समझ में आई ये चीज, वही डायग्राम बना लो। कभी वर्ड्स वाले क्वेश्चंस आ जाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा। ठीक है। एक चीज और, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ दिस। ए बी वेक्टर ये दे रखा है 3i कैप और 4j कैप, इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। ये आया। इसका मैग्नीट्यूड निकालिए। पहले तो वेक्टर लिखिए, उसके बाद मैग्नीट्यूड निकालिए। दिस विल रिमेन व्हाट, सेम, 5 यूनिट्स, है ना। आप इसको इधर से लिखो चाहे इधर से लिखो, हम क्या सीखते हैं वेक्टर में, वो लेंथ जब तक सेम है तब तक मैग्नीट्यूड क्या आएगा, सेम। ठीक है। नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। नेक्स्ट इज जीरो वेक्टर। जीरो वेक्टर को नल वेक्टर भी बोलते हैं। चलो, हाउ विल रिप्रेजेंट अ जीरो वेक्टर, पहले ये बताओ कैसे रिप्रेजेंट करेंगे जीरो वेक्टर को। हाँ, किसी भी वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, जीरो वाले को। 2i कैप की जगह है 0i कैप। हाँ, रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, डायग्राम से या फिर कैसे रिप्रेजेंट करोगे। जैसे ए बी वेक्टर बोल रहे थे, बी ए वेक्टर बोल रहे थे, इस तरीके से कैसे लिखेंगे इसको जीरो वेक्टर को। ये सोच के लिखो, हो जाएगा, क्यों नहीं होगा। सोच के लिखो, सोचो। आप बोल रहे हो दिस इज ए बी वेक्टर, ठीक। ए से बी गए तो ये जीरो नहीं था, इसका कुछ मैग्नीट्यूड था। मैग्नीट्यूड को क्या चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, पूरे ये लाइन से। अगर मुझे जीरो वेक्टर लिखना है तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट कर देंगे इसको। ठीक है। और अगर ये पॉइंट हो गया बेटा तो इसका मतलब ये जो बी है ये कहां आ जाएगा, ए पर। तो क्या लिखेंगे हम, ए ए वेक्टर। समझ में आया, ए ए वेक्टर। उसी तरह बी बी वेक्टर, मतलब यही डेफिनेशन भी है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो वेक्टर, इनिशियल पॉइंट and a vector whose initial point and final point are same. तो जीरो वेक्टर एक वेक्टर है, आंसर इज यस।
whose initial point and final point are same. ठीक है. Now tell me what is the magnitude of this AA vector. AA vector अगर हम लिख रहे हैं तो उसका magnitude क्या होगा? कुछ भी नहीं, कोई लाइन तो खींचेंगे नहीं. Magnitude will be what? 0. मतलब AA वेक्टर का अगर आप मैग्नीट्यूड लिख दो तो क्या होगा? 0. ठीक है. नेक्स्ट इज व्हाट विल बी इट्स डायरेक्शन. क्या होगा डायरेक्शन? नो डायरेक्शन. तो कभी कभी आपसे एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एक वेक्टर बताइए जिसका कोई डायरेक्शन ना हो. क्या होगा आंसर? जीरो वेक्टर. एक ऐसा वेक्टर है जिसका कोई डायरेक्शन नहीं होता. उस समय दिमाग काम ही नहीं करेगा, अरे ऐसा कैसे हो जाएगा, वेक्टर का डेफिनेशन ही होता है मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. ओके. नेगेटिव वेक्टर हो गया, जीरो वेक्टर हो गया, और इसके बाद और क्या दे रखा है बुक में, देख लेते हैं. को इनिशियल वेक्टर और कोलिनियर वेक्टर. कोलिनियर पर तो बहुत इंपॉर्टेंट है. को इनिशियल, नाम में ही लिखा हुआ है को इनिशियल. क्या होगा को इनिशियल का मतलब? एक ही पॉइंट से शुरू हो रहा होगा सारा. ठीक है, तो लिख लीजिए को इनिशियल वेक्टर. कीवर्ड इज स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. स्टार्टिंग फ्रॉम सेम पॉइंट. डायग्राम बना लीजिए. ये सब वर्ड आगे जब वो पढ़ेंगे ना, स्केलर प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, उस समय यूज होगा. ठीक है. दे देगा कि ए एंड बी आर, से फॉर एग्जांपल, ए एंड बी आर टू को इनिशियल वेक्टर्स, फाइंड द एंगल बिटवीन देम. ठीक है. ये सब करा आपने. फाइंड द एंगल बिटवीन देम, कैसे निकालें दोनों के बीच का एंगल? हाँ, cos थीटा इज इक्वल्स टू ए वेक्टर बाय बी वेक्टर. ऐसे होता है. स्केलर प्रोडक्ट निकालने सीखा? ऐसे निकलता है. तो ये तो सीखना चाहिए. आपने एफ डॉट वी तो किया होगा ना पावर निकालने के लिए या वर्क निकालने के लिए. ठीक है, ये सीखेंगे, है ना. स्केलर प्रोडक्ट में आएगा ये. और यही सब सवाल है ना जो भर भर के पूछता है आपसे 12th में. स्केलर प्रोडक्ट में आएगा, और साइन थीटा भी निकलेगा जब हम वेक्टर प्रोडक्ट निकालेंगे. खैर ये बात की बात है, बट ये तो सिखाना था, 11th में सीखना था. कोई बात नहीं. कोई इनिशियल वेक्टर मींस व्हाट? स्टार्टिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट. ठीक है. अब ये वाला जो है, इस पर जितना स्टार लगाना है लगा लो. एक सवाल तय है आपके बोर्ड एग्जाम में. कोलिनियर की प्रॉपर्टी, कोलिनियर वेक्टर्स पर जो भी अलग अलग तरीके के क्वेश्चंस होते हैं वो सारे. तो कोलिनियर वेक्टर्स पढ़ने के पहले, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोलिनियर, बहुत बार हमने करा. कोलिनियर का क्या मतलब होता है? लाइंग ऑन अ सेम लाइन. तो ये पहले बना लो. लाइंग ऑन अ सेम लाइन. ठीक है. कोलिनियर का मतलब 3 पॉइंट्स हैं, पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, लाइंग ऑन अ सेम लाइन. ठीक है. नेक्स्ट, कोलिनियर में से फॉर एग्जांपल ये हमें अगर ए वेक्टर दे दिया. ठीक है. एक मिनट रुक जाओ.
तीन वेक्टर्स है मेरे पास, ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी वेक्टर, वही 3i कैप 4j कैप, उसे भी बी भी कुछ इसी तरीके का होगा, सी भी कुछ इसी तरीके का होगा। तो क्या रिलेशन होगा तीनों के बीच में जिससे कि ये तीनों कोलिनियर हो जाए, एक लाइन में रह जाए? हाँ, तीन पॉइंट्स का क्या रिलेशन होता था जो एक लाइन में रह जाए? हाँ, तो क्या बोला? फिर से? नहीं नहीं, वैसे नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो मान लो ये वाला वेक्टर ए वेक्टर दे रखा है, P2 से P3 मान लो बी वेक्टर दे रखा है, और P1 से P3 दे रखा है क्या? सी वेक्टर। तो सी वेक्टर क्या होगा? पहले दोनों का सम, डिस्टेंस फॉर्मूला से निकालते थे, याद है? तो हम क्या लिख सकते हैं? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर। बट कोई जरूरी नहीं ना कि ये ए वेक्टर ही हो, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ये सिखाया था मैंने आपको कि ये सी हो और ये वाला ए, है ना? इस केस में क्या लिखेंगे बेटा? बी वेक्टर इज इक्वल टू, कोई जरूरी नहीं है कि ये भी हो, ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, थोड़ा सा दिमाग अब चलाना है ना। कहने का मतलब है किसी भी दो का सम क्या होगा? तीसरे के बराबर। ठीक है, क्लियर है ये चीज? सम ऑफ एनी टू इज इक्वल टू थर्ड। और क्या लिख सकते हैं बेटा? क्योंकि अब वेक्टर ही है, डायरेक्शन ही है, और क्या लिख सकते हैं कोलिनियर की प्रॉपर्टीज में? कोलिनियर प्रूफ करना रहा तो एक तरीका तो ये है कि सम ऑफ एनी टू शुड बी इक्वल्स टू थर्ड। और क्या लिख सकते हैं? सोच के बताओ, स्ट्रेट लाइन पढ़ा है आपने, ठीक है, वहां से कोलिनियर किया है, ट्राइंगल से कोलिनियर किया है, ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला से तो कोलिनियर किया था, वो तो हमने यहाँ पर लिख लिया। और कैसे कोलिनियर कर सकते हैं? बताइए बताइए, देखकर बताइए, आपके सामने है आंसर। और कैसे कोलिनियर कर सकते हैं? वो तो 180 भी हो सकता है, जीरो और नेगेटिव दोनों बोलना था। क्या, ठीक है, वो बाद में करना है। अभी इसको देखकर हम कैसे कर सकते हैं बताओ? सीखा है अपने वेक्टर में, जो भी बेसिक चीज सीखी है उसी से क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं। तीनों ही आपस में क्या है? पैरेलल होंगे ना, पैरेलल। सी वेक्टर, ए वेक्टर, और साथ में आपका जो बी वेक्टर है, मान लो ये तीसरा वाला है, तो तीनों ही आपस में क्या होंगे? पैरेलल। पैरेलल क्यों होंगे? क्योंकि तीनों का इंक्लिनेशन क्या है? सेम। पढ़ा था ना कोलिनियर में, स्लोप बराबर हो गया तो वो क्या होगा? कोलिनियर होगा। और साथ में स्लोप वाले केस में एक चीज और पढ़ा था, क्या था? नहीं नहीं, स्लोप वाले केस में एक चीज और पढ़ा था कि पॉइंट को टर्मिनस होना चाहिए, है ना, एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए, याद रखना। स्लोप से जब हम निकालते थे वहां पर स्ट्रेट लाइन में कोलिनियरिटी, तो वहां पर हम शो करते थे, चलो ठीक है, ये स्लोप और ये स्लोप इक्वल तो है, कोई बात नहीं, बट साथ ही साथ दूसरा वाला जो स्लोप हमने लिखा है वो कहां से लिखा है? एक कॉमन पॉइंट से लिखा है। क्योंकि देखो, स्लोप तो ये दोनों भी बराबर है ना बेटा, बट क्या पॉइंट्स कोलिनियर हैं? नहीं ना। याद करो, अगर मैं आपसे ये पूछ दूं ए बी सी डी, क्या ए बी और डी कोलिनियर है? नहीं है, लेकिन स्लोप तो बराबर है। तो हम क्या सीखते थे स्लोप में? कि ए बी और सी डी का स्लोप तो बराबर होना ही चाहिए, और साथ ही साथ क्या होना चाहिए? एक कॉमन पॉइंट होना चाहिए। ठीक है, तो यहां पर वेक्टर में हम क्या लिखेंगे? सी वेक्टर, ए वेक्टर और बी वेक्टर क्या होंगे? पैरेलल तो होंगे, लेकिन कॉमन पॉइंट्स भी होने चाहिए। ठीक है, सी वेक्टर
बी वेक्टर, ए वेक्टर पैरेलल होंगे विथ कॉमन पॉइंट्स। और ये स्लोप वाला एग्जांपल बना लेना, ठीक है, एबीसीडी जो मैंने आपको बताया। क्यों ऐसा किया, कॉमन पॉइंट्स क्यों लिखा हमने, ये एग्जांपल बना लेना एबीसीडी का। दिस इज नॉट कोलिनियर। कोलिनियर क्या होगा, ए बी डी, ए बी और डी, मतलब सी और बी कॉइंसाइड करेंगे तब, ठीक है, तब कोलिनियर होगा, ठीक है। तो कोलिनियर में कुछ पूछना है, और कुछ है क्या, एक मिनट देख लेते हैं कोलिनियर में। ये तो अभी तो फिलहाल इतना ही है कोलिनियर में, ठीक है, बाकी जब क्वेश्चन आएगा तो और आएगा, लेकिन स्टार लगाना बेटा, कोलिनियर एकदम दिमाग से रहना, क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा इस पर, ठीक है ना। कोलिनियर वेक्टर के अंदर, ले बताओ, डायग्राम बना दे रहे हैं, एक वेक्टर ये, एक वेक्टर ये, क्या ये आपस में कोलिनियर है, ए बी वेक्टर और बी सी वेक्टर क्या आपस में कोलिनियर है, आंसर इज यस। तो सेम डायरेक्शन में अगर स्ट्रेट लाइन में है तो उन्हें हम क्या बुलाते हैं, लाइक कोलिनियर वेक्टर्स या लाइक वेक्टर्स। तो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लाइक वेक्टर्स, सेम डायरेक्शन प्लस कोलिनियर। लाइक और अनलाइक वेक्टर्स के लिए सबसे पहले चेक करना है कि वो कोलिनियर है या नहीं है, और उसके बाद डायरेक्शन चेक करना है। अच्छा, इसी का एक और एग्जांपल बना लेंगे। मान लो दिस इज बी वेक्टर सी वेक्टर, और इस बार लाइन सीधा ना जाकर पीछे चला जाए। लाइन तो लाइन होता है बेटा, है ना, लाइन तो लाइन होता है। और कोलिनियर का बेसिक डेफिनेशन क्या होता है, तीनों पॉइंट्स सेम स्ट्रेट लाइन पर लाई करना चाहिए। तो बोला नहीं कि लाइन पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं जाना चाहिए, ऐसा तो कुछ बोला नहीं उन्होंने। तो दिस इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, अनलाइक वेक्टर्स। तो व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर अनलाइक वेक्टर्स, कोलिनियर तो सबसे पहले होना ही चाहिए। अब कोलिनियर ही नहीं हुआ तो काहे का अनलाइक और इनलाइक, प्लस बोथ शुड बी इन अपोजिट डायरेक्शन। नेक्स्ट जो है आपका लोकलाइज्ड वेक्टर। नेक्स्ट इज लोकलाइज्ड वेक्टर। पहले इसको समझ लेते हैं, बुक में तो है लिखा हुआ। सपोज एक वेक्टर आपको गिवन है ए बी वेक्टर, ठीक है। तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लोकलाइज्ड वेक्टर, इस ए बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर बनाना है, पैरेलल ऊपर नीचे कहीं भी बना सकते हो आप, ठीक है, सी डी। तो इस पैरेलल वेक्टर को हम क्या बुलाएंगे, लोकलाइज्ड वेक्टर। बट एक चीज बस खाली ध्यान रखना है, पैरेलल तो अनगिनत वेक्टर बना सकते हैं हम, है कि नहीं। तो लोकलाइज्ड वेक्टर के लिए एक पॉइंट फिक्स्ड होगा, मतलब आपको बोलेगा कि एक ए बी वेक्टर गिवन है और एक आपके पास ई पॉइंट है, इस ई पॉइंट से आपको एक लोकलाइज्ड वेक्टर बनाना है। तो क्या करेंगे, ए बी वेक्टर के पैरेलल एक वेक्टर ड्रॉ कर देंगे, और वेक्टर कहां से शुरू होगा, ई से।
ठीक है, so this will be what, localized vector. समझ में, बस डेफिनेशन है, पता होना चाहिए क्या होता है। देखो EF वेक्टर कैसे बनाएंगे, AB के पैरेलल, ठीक। बट क्वेश्चन में गिवन होगा कि आपको लोकलाइज्ड वेक्टर बनाना है एट पॉइंट, से फॉर एग्जांपल एक ई यहां ना होकर ई यहां हो जाए, ठीक है। तो अब कहां से ये वाला हम नहीं बनाएंगे, कौन सा बनाएंगे, यहां से। मान लो गिवन ये होगा, तो कल को ई यहां ना होकर ई यहां हो जाए तो कहां से बनाएंगे, यहां से बनाएंगे। लेकिन क्या बनाएंगे, अ वेक्टर पैरेलल टू ए बी फ्रॉम अ गिवन पॉइंट, ठीक है। तो लिख लीजिए लोकलाइज्ड वेक्टर डेफिनेशन, बुक वाला ही डेफिनेशन लिख लेंगे। अ वेक्टर ड्रॉन पैरेलल टू अ गिवन वेक्टर, a vector drawn parallel to a given vector through a specified point, a vector drawn parallel to a given vector, a vector drawn parallel to a given vector through a specified point, through a specified point as a initial point, देखो as a initial point। अब आप देखना ध्यान से, इनिशियल पॉइंट वर्ड का क्या मतलब है। अगर आपको ई दे दिया और ई पे बोला कि लोकलाइज वेक्टर बनाने के लिए, ठीक है, तो कोई बच्चा ऐसा भी तो ड्रॉ कर सकता है ना कि ई से पास करता हुआ वेक्टर हम बना दिया। बट ई से पास करता हुआ वेक्टर नहीं चाहिए, क्या चाहिए, ई से स्टार्ट होता हुआ वेक्टर, ठीक है। तो फ्रॉम अ स्पेसिफाइड पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट, तो स्पेसिफाइड पॉइंट एज इनिशियल पॉइंट को डब्बे में बंद कर लीजिए, ध्यान रखना है। ये सब देखो, ये सब ऑब्जेक्टिव में कहीं ना कहीं फंस सकता है क्वेश्चन, ठीक है। तो पता होना चाहिए, मान लो आपको ए बी वेक्टर बना के दे दे, ओके, और चार ऑप्शन दे दे कि इसमें से कौन सा लोकलाइज वेक्टर होगा, एक ई पर क्रॉस करा के दे देगा ऐसा, है ना, और एक ई से स्टार्टिंग वाला दे देगा, ठीक है। क्लियर है ये चीज, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट इज कोप्लेनर वेक्टर्स, इस पर भी स्टार लगाओ, ये सबका यूज एकदम भर भर के होगा अगले चैप्टर में। कोप्लेनर वेक्टर्स, जितना स्टार लगाना है लगा लो, क्वेश्चन तय है एग्जाम में। को प्लेनर वेक्टर्स, सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ को प्लेनर, सेम प्लेन। कहां पढ़ा है हमने सेम प्लेन, कहीं पढ़ा है हमने, कहां पढ़ा है सेम प्लेन, एड वेक्टर्स छोड़ो, कहां पढ़ा सेम प्लेन, बहुत आगे चले गए, पीछे का सब भूलते जाएंगे, हैं। इंसिडेंट रे, normal at the point of incidence and reflected ray all lie in a same plane, तो वो तीनों वेक्टर्स क्या थे, कोप्लेनर, है ना। सेम प्लेन का क्या मतलब होता है बेटा, कि अगर तीन वेक्टर्स हैं, ठीक है, तो तीनों ही, मान लो हाथ मेरा प्लेन है तो एक ही प्लेन में लाई करेगा, कोई ऐसा नहीं हो जाएगा, ठीक है, तीनों एक ही प्लेन में लाई करेगा। दिस इज द मीनिंग ऑफ व्हाट, कोप्लेनर, ठीक है। तो कोप्लेनर का पहले तो मतलब लिखिए, ऑल lie on a, or lying on a same plane, on a same plane, ठीक है। क्लियर है ये चीज, अब इसका मतलब हम ड्रॉ करेंगे, ये ड्रॉ करके दिखेगा आपको, ड्रॉ करिए तीन एक्सेस, दिस इज x, this is y, this is z, एक्स वाई प्लेन बनाइए। मान लीजिए ये ऐसा प्लेन ले लेते हैं, एक प्लेन ले लेते हैं, है ना। तो कोप्लेनर की वेक्टर्स की प्रॉपर्टी क्या होगी, ये सारे वेक्टर्स कहां लाई करेंगे, कौन से प्लेन में, एक्स वाई प्लेन में, ठीक है। कोई एंगल पर नहीं होगा,
ऑल आर लाइंग इन द गिवन प्लेन इन द सेम प्लेन। ठीक है, ये कोप्लेनर सभी को समझ में आए, ये ऑनलाइन वाले। कोप्लेनर का मतलब, अगर हाथ मेरा प्लेन है तो सारे वेक्टर्स इसी प्लेन में लाई करेंगे, कोई टेढ़ा नहीं होगा ऐसा। ओके, सब इसी प्लेन में लाई करेंगे। इसका बहुत यूज होता है। अच्छा, इसी चीज को हमें इमेजिन करना है। से फॉर एग्जाम्पल ये हाथ मेरा प्लेन है, इसी में ये वेक्टर है, तो इस वेक्टर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? आ? कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस वेक्टर, वेक्टर को प्लेन के रेस्पेक्ट में कैसे, एक ही वेक्टर है आपके पास, तीन नहीं है, इस वेक्टर को हम प्लेन में कैसे डिफाइन कर सकते हैं? दिस पेन इज व्हाट, परपेंडिकुलर और पैरेलल टू द प्लेन? इट इज पैरेलल टू द प्लेन। नीचे लिखो, इसी का यूज होता है। वेक्टर्स आर पैरेलल टू द प्लेन। अब एक चीज और सीखना है बस इसमें, अपना हाथ पर पेन रखो, ठीक है? तो उस दिखेगा एग्जामिनेशन हॉल में, पेन रखो अपने हाथ पर, हाथ हमारा प्लेन है, ठीक है सभी कोई। उस वेक्टर को थोड़ा सा घुमा दो, क्या अभी भी वो पैरेलल है प्लेन के? अरे अभी भी पैरेलल है प्लेन के। उसको पूरा घुमाओ, 90 डिग्री पर कर दो, प्लेन पर, ठीक है? प्लेन पर ही घुमाना, उठाना नहीं है बस। अभी भी पैरेलल है, बिल्कुल। पूरा उल्टा घुमा दो, अभी भी क्या है? पैरेलल है। मतलब जब तक ये लाई करेगा प्लेन पर, तब तक वो प्लेन के क्या होगा? पैरेलल। ठीक है, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे? ओरिएंटेशन ऑन द प्लेन विल नॉट मैटर। आप देखो बगल में हमने जो वेक्टर्स बनाए हैं, हमने प्लेन पर किसी भी दिशा में बना दिया है ना? आप चाहते तो आप ऐसा बना सकते थे, आप चाहते तो ऐसा बना सकते। हाँ, ये वाला वेक्टर और ये वाला वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है, लेकिन पहला वाला वेक्टर प्लेन के क्या है? पैरेलल। और दूसरा वाला वेक्टर भी क्या है? प्लेन के पैरेलल। ये सीखना है, ये समझना है, इसी को यूज करेगा बहुत बार। ठीक है, प्लेन का डायरेक्शन दे देगा और बोलेगा कि अब वेक्टर निकालो। ठीक है, तो इसको बहुत बार यूज है। क्लो प्लेनर में कुछ और पूछना है, ध्यान रहेगा ये वाला जो चीज मैंने अभी घुमाने वाला, पेन घुमाने वाला सिखाया, ये ध्यान रखना, ये यूज होगा। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज पोजीशन वेक्टर। तो किसी भी वेक्टर का पोजीशन हम कहां से करते हैं बेटा? ओरिजिन से। पोजीशन वेक्टर, ठीक है। तो मान लीजिए ये अपना ओरिजिन है, और ओरिजिन से हमने कोई वेक्टर लिख दिया है, ठीक है? तो इसको बेसिकली हम कैसे डिनोट करेंगे? आर वेक्टर से। ठीक है, बस यही है, ओरिजिन से अगर हम ड्रॉ कर रहे हैं वेक्टर को, तो दैट विल बी पोजीशन वेक्टर। क्या लिखा है? यही है, ठीक है, ऐसे बना लो बस। ओरिजिन से अगर हम वेक्टर ड्रॉ कर रहे हैं तो दैट विल बी इट्स पोजीशन वेक्टर। इसका पोजीशन वेक्टर ड्रॉ करना जरा। मान लो ये एक पॉइंट है बी, ड्रॉ इट्स पोजीशन वेक्टर। क्या करेंगे? ओरिजिन से इसको जोड़ देंगे, ये इसका पोजीशन वेक्टर हो जाएगा। ठीक है, बाकी लिखेंगे कैसे? ओ ए, इसको कैसे लिखेंगे? ओ बी। ठीक है, ट्रायंगल लॉ सीखा है हमने। हाँ, तो इफ आई वांटेड टू राइट दिस बाय ट्रायंगल लॉ, कैसे लिखते? बताइए जरा, लिखिए लिखिए। क्या लिखेंगे हम? ओ ए वेक्टर में कौन सा वेक्टर जोड़ दें?
ए बी वेक्टर, तो हमें क्या मिलेगा? ओ बी वेक्टर। ठीक है, अब ध्यान से देखना, व्हाट इज ए बी वेक्टर? ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर लिख सकते हैं हम। ओ ए को राइट साइड लाएंगे तो क्या होगा? माइनस हो जाएगा। व्हाट इज दिस ओ बी? ओ बी वेक्टर इज व्हाट? पोजीशन वेक्टर ऑफ बी, ऑफ पॉइंट बी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। लिख लो इसको। सबका बहुत यूज है, बहुत यूज है इन सबका। ओके, सपोज एक पॉइंट आपको दे रखा है, ए का पॉइंट ए, 2i कैप प्लस 3j कैप। बी पॉइंट, ये वेक्टर नहीं दिया मैंने, ओके, ये वेक्टर नहीं दिया मैंने, ए का पोजीशन दिया है कि 2,3 पर है। और ए जो है पॉइंट, से फॉर एग्जांपल 3, सॉरी 1 मिनट, 1,2, ऐसा कैसे होगा? आगे बना दिया ना मैंने, थोड़ा बड़ा कर देते, 2 की जगह 3 लिख देते हैं। 4,5 पर है, ये 2,3 पर है और वो 4,5 पर है। ठीक है, तो क्या हम ए बी वेक्टर लिख सकते हैं? कैसे लिखेंगे? पहले आप ओ ए वेक्टर लिखिए, ओ ए वेक्टर लिखिए आप। लिखिए ओ ए वेक्टर क्या होगा? पॉइंट्स दे रखा है, 2i कैप प्लस 3j कैप। व्हाट विल बी माय ओ बी वेक्टर? 4i कैप प्लस 5j कैप। So what will be my AB vector? AB वेक्टर निकालने के लिए पहले किसका पोजीशन लिखेंगे? B का, और उसके बाद उसको किससे घटाएंगे? A से। तो ये सीखना है, जो बाद में है उसको पहले लिखेंगे और जो पहले है वो बाद में। और कैसे घटाना है? जैसे जोड़ते थे, क्या I और J को जोड़ देंगे? नहीं ना, I को I के साथ, तो क्या मिलेगा? ये 2i कैप, J को J के साथ, ये क्या मिलेगा? 2j कैप। तो अगर आपसे कभी पूछा जाए फाइंड अ वेक्टर पासिंग थ्रू गिवन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट अगर दे देगा तो हम वेक्टर निकाल लेंगे उसका, पासिंग थ्रू दोस 2 पॉइंट्स, पॉइंट से। ठीक है, चलो नेक्स्ट इज, बताओ ये सब क्या है? ये 2 एग्जांपल था आपके बुक में, बताइए क्या है? कौन स्केलर है, कौन वेक्टर है? बोलिए, पहला वाला क्या है? टाइम, एरिया, डेंसिटी। ये, अरे डायरेक्शन कहाँ है? विल बी स्केलर ना बेटा, डायरेक्शन दिया 60 किलोमीटर पर आवर नॉर्थ, नहीं ना, दिस वन वेक्टर। ठीक है, नेक्स्ट, सब तो ड्रॉ करने सीखा होगा ना आपने, बनाइए जरा इसको।
हो गया। तो पहले तो डायरेक्शन बना लेंगे। पेपर पर डायरेक्शन क्या होता है? ये नॉर्थ, ईस्ट, साउथ और वेस्ट। क्या बोला उसने? 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ के वेस्ट किधर आएंगे? इधर। कितना आएंगे? 60 डिग्री। तो 60 डिग्री वेस्ट ऑफ नॉर्थ, तो वेस्ट आए, और ये अपना कितना होगा? 50। ये आया आपका आंसर, वेस्ट ऑफ नॉर्थ। डिग्री 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। तो नॉर्थ से 30 डिग्री ईस्ट की तरफ, ऐसा। ठीक है। 20 डिग्री साउथ ऑफ ईस्ट। ईस्ट से 20 डिग्री साउथ की तरफ, तो साउथ तो इधर है, ऐसा कुछ। ये आया 20 डिग्री। ये सारी चीजें थोड़ा बहुत है ना। नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वेक्टर एडिशन। करो वेक्टर एडिशन। नेक्स्ट टॉपिक इज वेक्टर एडिशन। हाउ वी कैन ऐड टू वेक्टर्स। मान लो दो वेक्टर दे रखा है, ए वेक्टर और बी वेक्टर। ठीक है। ऊपर पर एग्जांपल भी लिख लेना, 3i कैप 4j कैप, और ये 5i कैप 4j कैप। कुछ भी अपने मन से एग्जांपल ले लेना। हाउ वी कैन ऐड दीज टू। पहले इसमें पहले ए और बी में कैसे लिखेंगे ऐड? क्या लिखेंगे? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। और इस वाले में तो पहले तो ऐसे 5i कैप और 4j कैप। तो हमने ऑलरेडी सीख रखा है, आई और आई ऐड होगा, जे और जे ऐड होगा। तो 8 और 8। ठीक है। नेक्स्ट इज प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन। तो पहला प्रॉपर्टी इज, ठीक है, फर्स्ट प्रॉपर्टी इज वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ये सब 8 में सीखते थे हम, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, डिस्ट्रीब्यूटिव, है ना। वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव, सब अब पता होना चाहिए। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कम्यूटेटिव? क्या मतलब था कम्यूटेटिव का? 2 + 3 इज इक्वल टू 3 + 2। तो यहां पर तो 2 + 3 है नहीं, क्या है? a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। प्रूव करिए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए वेक्टर में। 2 + 3 तो है नहीं, दोनों तरफ 5 लिख देंगे। करिए, प्रूव करिए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। a प्लस बी इज इक्वल टू बी प्लस ए। अरे एडिशन के लिए हमने क्या सीखा है? 11 में कुछ सीखा हमने एडिशन के लिए, कैसे ऐड करते हैं? या तो ट्राइंगल बनाकर, या तो पैरेललोग्राम बनाकर। तो सपोज
दिस इज माई ए वेक्टर एंड दिस इज माई बी वेक्टर। ठीक है, तो ये क्या देगा हमें, ए प्लस बी वेक्टर। आएगा नहीं आएगा? तो इस बार हमें हमें क्या करना है, ये तो लेफ्ट साइड का हो गया। राइट साइड में पहले किसको लिखना है, बी को। तो पैरेललोग्राम में बी वेक्टर के पैरेलल अगर यहां पर हम एक वेक्टर बना दें, तो पहले क्या लिख दिया, बी वेक्टर, और उसके बाद हमें क्या लिखना है, ए वेक्टर। तो ए वेक्टर कैसे लिखेंगे, जो गिवन ए वेक्टर है उसके पैरेलल। तो वापस से दोनों का सम क्या आएगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। समझ आया? तो दिस वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। ठीक है, वेक्टर एडिशन इज कम्यूटेटिव। दूसरा प्रॉपर्टी, वेक्टर एडिशन इज एसोसिएटिव। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव? किसी के साथ भी एसोसिएट कर सकते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ एसोसिएटिव? क्या मतलब हो गया, 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 + 1। ऑर्डर मैटर नहीं करता है। यहां ब्रैकेट में लिख लीजिए बस समझने के लिए, ऑर्डर विल नॉट मैटर। आप किसी को भी कैसे भी ऐड कर दो, पहला को तीसरा के साथ और फिर तीसरा जो आया उसको दूसरे के साथ, है ना? या पहला दूसरा को जो भी रिजल्ट आया उसको तीसरे के साथ। 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 2 + 3 + 1। तो इसको वेक्टर में कैसे लिखेंगे, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर विल गिव यू व्हाट। किसी को भी पहले ऐड कर लो, सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। ठीक है, प्रूफ करो प्रूफ करो, देखो दिमाग लगा कर। कुछ ऐसे ही। ठीक है, इसको थोड़ा ठीक कर लो पहले, एडिशन में ना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, आसान वाला करेंगे ना पहले। इसको ऐसे ही लिखो, इसी ऑर्डर में लिखो, और इस पर ब्रैकेट लगा लो। पहले दोनों को ऐड करके तीसरे में ऐड कर दो तो भी वही आएगा, या फिर दूसरे और तीसरे को ऐड करके पहले में ऐड कर दो तो भी वही आएगा। तो इस तरीके से लिख लो, ऑर्डर विल नॉट मैटर कि कैसे आप ऐड कर रहे हो। अरे कम से कम A + B तो बनाओ। A + B तक तो कोई दिक्कत नहीं है, ये तो रहा A + B। थोड़ा तो मेहनत करेंगे ना, A B तो यहाँ लिखा हुआ है, A B तक तो कोई दिक्कत ही नहीं होना चाहिए। ए वेक्टर बी वेक्टर, और ये क्या दे देगा, A + B। अब इसमें एक सी वेक्टर ऐड कर देना है, तो कर दो ऐड। ऐसे करके एक सी वेक्टर बना दो। इधर इसलिए घुमाया ताकि वो बनाने में आसान हो, थोड़ा सा और इधर बनाएंगे तो लाइन थोड़ा ये हो जाए। ठीक है, सबका नाम लिखो पहले। तो ये डॉटेड लाइन क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। अब हमने क्या किया है, ए प्लस, पहले ए और बी को जोड़ा, और उसमें फिर क्या जोड़ रहे हैं, सी को जोड़ रहे हैं। तो A + B को जोड़ोगे तो ये डॉटेड लाइन दिखेगा, उसमें सी को जोड़ोगे तो फाइनल क्या मिलेगा, ये मिलेगा। मिलेगा नहीं मिलेगा बताओ? तो ये अपना क्या होगा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक, सेकेंड केस में क्या करना है, बी और सी को पहले जोड़ना है। तो बी क्या है, ये वाला, सी क्या है, ये वाला। तो बी और सी को जोड़ दो, क्या आएगा ये, बी वेक्टर प्लस सी वेक्टर। ठीक है, और फिर देखो,
बी प्लस सी वेक्टर कहां से शुरू हो रहा है? इस पॉइंट से शुरू हो रहा है। तो इस पॉइंट को अगर आप देखो उसमें ए वेक्टर जोड़ दो तो ए वेक्टर प्लस बी और सी वेक्टर विल गिव यू व्हाट? ए प्लस बी प्लस सी। फिर से वही पॉइंट पर पहुंच गए, तो बस हो गया ये प्रूफ। तो आप कैसे भी जोड़ो फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है? क्लियर है ये? तो ये कुछ एडिशंस के रूल्स हैं। इसके बाद कुछ डायरेक्शन रेशियोज, डायरेक्शन कोसाइंस हैं, वो करने के पहले एक तो सवाल बिना बनाए तो छोड़ूंगा नहीं मैं। करो, जो भी अभी तक सीखा है उसी में से यूज करना है, करो। भाई सब पढ़ना है घर जाके, नहीं तो सब दिमाग से उतर जाएगा। एग्जाम देना है इस बार, है ना, नवंबर दिसंबर में। दिमाग में ये डाल के रखना है कि वहीं पर हो रहा है। वो लेट हो गया तो कोई बात नहीं, अच्छा है लेट हो जाएगा तो। बट पहले हो गया और सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ तो निपट जाएंगे हम तो। हो गया। तो हमने क्या सीखा? कंपैरिजन कर देंगे। क्यों कंपैरिजन करेंगे? कि बोथ आर व्हाट? इक्वल वेक्टर्स। तो a1 का वैल्यू क्या लिखेंगे? 2। b2 का वैल्यू क्या लिखेंगे? 3। और a3 का वैल्यू क्या लिखेंगे? क्या लिख देंगे? 1, है ना? ठीक है। ऐसा लिखने के बाद फाइंड द यूनिट वेक्टर ऑफ दिस। ऐसा करने के बाद फाइंड, मैं आपको लिंक करके भी क्वेश्चन कराता चला जाऊंगा, ऐसा कोई जरूरी हमेशा यही है। ऐसा लिख दे, इफ a इक्वल्स टू b फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b एंड आल्सो फाइंड a कैप, आल्सो फाइंड b कैप। निकालिए a कैप, निकालिए। तो पहले जो नंबर्स आए हैं उसको वहां पुट कर देंगे, ताकि हमें क्या मिल जाए? वेक्टर मिल जाए। और एक बार वेक्टर मिल गया उसके बाद तो जो चाहिए सो हो जाएगा। नौ चार 13 1 15 √15। ये आया अपना आंसर, ठीक है। नेक्स्ट। आज दोपहर में क्लास नहीं, बच्चा लोग का एग्जाम है, फ्री है। बस 2-3 सवाल और करेंगे, उसका छुट्टी। आई होप पहला वाला आ गया होगा सबका। ट्रू आया? ट्रू आया? ट्रू। और ये इसके लिए पेन चला रहे हैं हम। हाँ? आपसे पूछा है ए और बी इक्वल वेक्टर्स हैं या नहीं है, तो इक्वल कब होगा? जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेम होगा। गया। अलग है ना बेटा। हाँ, डायरेक्शन क्या लिखते हैं हम? इसका डायरेक्शन जरा बताना कैसे निकालेंगे?
ऐसे निकालते हैं। tan थीटा इज इक्वल्स टू 2/3, थीटा इज इक्वल्स टू tan इनवर्स 2/3। ये होगा ना एंगल, तो ये होगा डायरेक्शन। उसका डायरेक्शन कैसे निकलेगा? tan इनवर्स 3/2, दोनों एक हैं। तो अरे ये सब डायरेक्शन निकालने सीखा होगा आपने, नहीं सीखा तो लिख लीजिए। ऐसे डायरेक्शन निकालते हैं 3i कैप 2j कैप का। बेसिकली स्लोप लिख रहे हैं, है ना, 3,2 का स्लोप लिख रहे हैं, वैसे 2,3 का स्लोप लिख रहे हैं। वी आर राइटिंग स्लोप। ओके, हाँ जाइए, हो गया वैसे मेरा, वैसे भी कंप्लीट हो गया है, डन, जा सकते हैं। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही।